राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में हम करने जा रहे हैं हिंदी के सेक्शनल टेस्ट, जिसके अंदर हम सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा शब्द है जो यह प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसके अंदर? दाम्पत्य है, इसके अंदर यह है। धैर्य में भी यह है। तारुण्य, तारुण्य में भी यह है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दर्शनाय, क्योंकि दर्शनाय में कौन सा प्रत्यय है? आय प्रत्यय हो जाएगा। क्या प्रत्यय? आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आभूषण के लिए सही पर्यायवाची, आभूषण के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो आभूषण, तो आभूषण को क्या बोलते हैं? जेवर बोलते हैं, भूषण बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? अलंकार, क्योंकि ये सजावट करते हैं तो उनको अलंकार कहते हैं। तो भूषण हो गया, अलंकार हो गया, जेवर हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, भूषण, अलंकार और जेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शाम को बुलाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तुम कल को आओगे, तो यही गलत हो जाएगा। अमरूद मीठे हैं, ये भी सही है। लगभग खत्म हो गया, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तुम कल को आओगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तुम कल आओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध का चयन कीजिए। तो शुद्ध का चयन करना है, इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो योगी राज गलत हो जाएगा, क्योंकि योगी राज में छोटी मात्रा आती है। तो ये हो जाएगा योगी राज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और योगी राज का मतलब होता है योगियों में श्रेष्ठ, योगियों में श्रेष्ठ या महान। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो वह कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उज्जवल और धीमान, उज्जवल इसमें तो उत है, लेकिन धीमान में ये इसमें नहीं है। क्रमशः में अभ्यागत में है और उपसर्ग अभी, लेकिन क्रमशः में उपसर्ग नहीं है। मनस्वी में इसमें है उपसर्ग, लेकिन मनस्वी में नहीं है। उल्लेख में और उद्घाटन में, इनमें उत उपसर्ग है, दोनों में ही उत उपसर्ग है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लेख और उद्घाटन, क्योंकि इन दोनों में ही उत उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कौन से मुहावरे का जो अर्थ है वो गलत है? लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, तो ये तो सही है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, ये भी सही है। माई का लाल, सासी व्यक्ति, तो सब्ज बाग दिखलाना, ये गलत हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो सही अर्थ होगा सब्ज बाग दिखलाने का, वो होगा मतलब भरोसा दिलाना, झूठी आशा देना, सॉरी, झूठी आशा देना इसका आंसर हो जाएगा, सब्ज बाग दिखलाना। नेक्स्ट है, क्रेता का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये तो सभी को पता है, क्रेता और विक्रेता, तो इसमें तो कोई राय नहीं है। तो क्रेता का विलोम शब्द हो जाएगा विक्रेता। खरा का हो जाएगा खोटा, हंसना का रोना, और पाप का पुण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जहां नदियों का मिलन होता है उस वाक्यांश के लिए शब्द होगा। जहां नदियों का मिलन हो उसको तो बोलते हैं हम संगम। तो आप मुझे बताइए, जो बनास नदी है वो चंबल में किस जिले के अंदर मिलती है और उस जिले के किस स्थान पे मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिकार्थी नहीं है? अनिकार्थी नहीं है पूछ रहे हैं। तो कुल के तो अनिकार्थी होते हैं, ज्येष्ठ के भी होते हैं, पति का बड़ा भाई या बड़ा, ठीक है। महीना, एक महीना भी होता है ज्येष्ठ। पतंग, तो पतंग के भी अनिकार्थी होते हैं। ग्रीवा, तो ग्रीवा क्या होती है? गर्दन, ठीक है। तो ग्रीवा का मतलब सिर्फ और सिर्फ गर्दन होता है, इसका कोई अनिकार्थी नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीवा। कुल के जैसे वंश या फिर जोड़भाग। ज्येष्ठ मैंने बताया आपको, पति का बड़ा भाई, और महीने का नाम है, ये हिंदी महीने का नाम है। पतंग का पक्षी हो गया, और हमारा पतंग भी हो गया, और एक गुड्डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो वह कौन सा विकल्प है जिसके अंदर दोनों एक दूसरे के विलोम है? खोट का खो,
तीर्थ का तीखा, मरेल का मरीची, ये गलत है। तो ये तीनों गलत हैं, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, द्रुत का मंद। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। द्रुत का मतलब होता है तेज और मंद का मतलब होता है धीमा। और खोट का विलोम क्या हो जाएगा, खूबी। तीर्थ का विलोम या फिर तीखे का, तीखा क्या क्या हो जाएगा, मीठा। और मरियल का मजबूत। और खौफ का बेखौफ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दोहरा लाभ के अर्थ के लिए उचित लोकोक्ति क्या होगी। तो दोहरे लाभ के लिए तो आपको विश्व प्रसिद्ध लोकोक्ति है, आम के आम और गुठलियों के दाम। आम के आम और गुठलियों के दाम, तो यही हमारी दोहरे लाभ के लिए उचित लोकोक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न विकल्पों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, नगर की जनता भूखी है, ये तो बिल्कुल सही है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, ये भी बिल्कुल सही है। मुझे मजा आता है, ये भी सही है। वह धीमी स्वर में बोला, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि धीमे की जगह धीमे आएगा। वह धीमे स्वर में बोला, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। अर्थ की दृष्टि से, आंख का पानी गिर जाना मतलब बेशर्म हो जाना, ये तो बिल्कुल सही है। आंखों पर बिठाना बहुत आदर सत्कार करना, ये भी बिल्कुल सही है। आंख का काजल चुराना, सफाई से चुराना। अरमान निकालना, अपनी बात करते रहना। आंख का काजल चुराना, सफाई से चुराना, ये भी सही है। अरमान निकालना, अपनी ही बात करते रहना, हाँ तो ये गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि अरमान निकालना मतलब होता है किसी की बात नहीं सुनना, बस अपना ही जो अपना ही स्वार्थ पूरा करते रहना, या अपनी ही बातें करता रहना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न होता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो वह कौन सी जमीन होगी जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है। तो उबरा, तो जिसके अंदर पैदा होता ही है, उबरा भूमि। ठीक है। उपज, जो पैदा होने के बाद जो अपने पास जो फसल होती है वो होती है उपज, फसल। ठीक है। तो उस भूमि को क्या बोलते हैं, उस भूमि को बोलेंगे हम ऊसर। ऊसर का मतलब होता है बंजर, जिस जमीन पर कुछ भी पैदा नहीं होता है। और उरक किसे कहते हैं, जो छाती के बल चलता है, उसको बोलते हैं उरक। ये भी आपको ध्यान होगा। अब जैसे कि जो प्रत्यक्ष नहीं हो तो उसको परोक्ष बोलते हैं। कर्म करने में तत्पर व्यक्ति को कर्मठ बोलते हैं। जिसको जीता न जा सके अजय बोलते हैं। आकाश को स्पर्श करने वाला गगनचुंबी होता है। तो वैसे ही ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्प। जो दर्प है वो किसका पर्यायवाची है इन चारों में से। तो दर्प किसका पर्यायवाची है, तो दर्प हमारा घमंड का पर्यायवाची है। किसका, घमंड का पर्यायवाची होता है। और जैसे कि जैसे दर्प का अन्य क्या होगा, अभिमान हो गया अन्य। ठीक है। अहंकार हो गया, दंभ हो गया, ये सब दर्प के पर्यायवाची हैं। और जैसे कि अश्व है, तो अश्व के पर्यायवाची अन्य क्या हो जाएंगे, बाजी, गोटक, हय, तुरंग, ये अश्व के हैं। नेत्र के लिए तो चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि। अमृत के लिए सुधा, अमीय, पीयूष, सोम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अति आवश्यक की संधि क्या होगी। तो अति आवश्यक की संधि आपको पता ही है, अत्यावश्यक होती है। क्या होगी, अत्यावश्यक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि अति प्लस आवश्यक की संधि अत्यावश्यक होगी। और इसके अंदर कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, क्योंकि यण संधि के अंदर ही य, र और व आता है। नेक्स्ट है, साधना का अनिकार्थी शब्द क्या होगा। तो साधना का अनिकार्थी शब्द समूह क्या होगा हमारा। तो साधना का जो अनिकार्थी शब्द होगा वो है सिद्ध करना, आराधना और अभ्यास करना। तो साधना का मतलब ही होता है सिद्ध करना, आराधना और अभ्यास करना, इसके अनिकार्थी शब्द समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कव इत्री,
कवियत्री, तो ये तो सही है। दृष्टि, ये भी सही है। घनिष्ठ, ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर, तो हमारा आंसर कव कवियत्री, तो कवियत्री नहीं होगा, ये होता है कवयित्री, ये होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अशुद्ध पूछ रहा है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा कवयित्री। तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका शुद्ध रूप क्या होता है, कवयित्री, ये होता है इसका शुद्ध रूप। तो आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हमने क्वेश्चन देखे। आई होप आपको ये हिंदी के जो टेस्ट जो क्वेश्चन है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।